नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 वाला जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें इस क्लास के माध्यम से 18 नंबर की यानी 18वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका चैप्टर रहेगा फ्रेंड्स, यानी सकल आय में से कुल कटौतियाँ होती है, यानी जो ग्रोस इनकम होती है उनमें से टोटल डिडक्शन कौन कौन सी होती है, किस धारा के तहत होती है और कितनी कटौतियां होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इस चैप्टर में से प्रश्न आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कटौतियों वाला है। तो इसमें बात करेंगे कि 1961 के अंतर्गत कितनी कटौतियां हैं, उसके बाद में 2025 एक्ट में क्या कोई अमेंडमेंट किया गया है। जो अमेंडमेंट है, हालांकि मैं पहले ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, हालांकि जब भी चैप्टर में बात आएगी उसमें और बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज चलाई जा रहा है, जिसमें से आपसे किसी प्रकार से 1 रुपये का चार्ज वसूल नहीं करूंगा। सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक तो करना है आपको वामिका अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, और साथ में जो प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, यानी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक को आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स है वीडियो है, हालांकि वीडियो यूट्यूब में मिलेंगे लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ देरी हो सकती है। और जो भी पीडीएफ है की सॉफ्ट कॉपी है, एमसीक्यूज है, जो भी अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन है एक्सेट्रा जो भी हो, वो टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। और साथ में मैं जो भी आपकी सब्जेक्ट चल रही है उनके नोट्स में 4 सब्जेक्ट के आपको कंबाइंड पीडीएफ करके मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज चुका हूँ, तो आपको कंबाइंड नोट्स एक जगह मिल जाएंगे। और उसके अलावा अकाउंटेंसी के बाकी है तो उनका काम चल रहा है, और अभी आपका इनकम टैक्स का कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसके अलावा आपका कंपनी लॉज, आपका आईपीआर है, आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी है, और उसके अलावा आपका आरटीआई है। उसके नोट्स में कल आपको यानी 18 अगस्त 2026 को भेज चुका हूँ शाम को। तो आप वहाँ देखना टेलीग्राम चैनल पे फाइल में देखना। अगर किसी फ्रेंड्स को नहीं मिले तो मेरे को आप बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो भी ऑलरेडी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उसके रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको यानी होम पेज पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो प्लेलिस्ट है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पिन कर रहा हूँ। तो 6 ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है। इसके अलावा जैसे भी इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगी तो आगे में आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका प्लेलिस्ट अलग से क्रिएट कर लेंगे। तो प्लेलिस्ट का जो आपका ब्रीफ में है, यानी नाम बता देता हूँ मैं, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट जो भी सब्जेक्ट है वो क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, एक तो होम पेज में मिल जाएगी, और साथ में अगर किसी को वहाँ नहीं मिलती है तो आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, जो भी 6 प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जो भी वीडियो अब तक के आपके 125 प्लस के आसपास वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 70% के आसपास आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो ये आज महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। आप लोग क्या है वीडियो देखते नहीं है, इस कारण से आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अगर आपको कुछ क्यूरीज है, समझ में नहीं आता, तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चैप्टर फ्रेंड्स आपका सकल कुल आय में से की जाने वाली जो कटौतियां हैं, इनकम टैक्स 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में यहाँ पैरेलल बात करते चलेंगे। तो पहली बात करते हैं कि सकल आय क्या होती है। अब सकल आय के बारे में हालांकि लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी करदाता होता है उसे जो उसकी आय होती है, यानी 5 प्रकार से आय होती है। एक तो होती है उसकी सैलरी से होती है, दूसरी होती है उसकी मकान से आय होती है, तीसरी इनकम होती है बिजनेस से, चौथी होती है प्रोफेशन से, और इनके अलावा जो भी इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल की जाती है। जो भी आय मिलती है, तो जो भी आय होती है तो उनमें से सरकार द्वारा यानी आयकर विभाग द्वारा इनको छूट दी जाती है। तो ठीक है, तो सकल कुल आय में से की जाने वाली जो कटौतियां हैं एंड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी इन छूट देने के बाद में जो टैक्सेबल अमाउंट होती है उसी पर भी एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है। तो इसमें क्या बता रखा है कि धारा 80 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, धारा 80 के अंतर्गत आय में से कटौतियों के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। इन कटौतियों को निम्न दो शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है, यानी सेक्शन 80 सेट्स आउट द जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग डिडक्शंस फ्रॉम इनकम। दीज डिडक्शन कैन बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग टू हेडिंग्स। ठीक है, तो भुगतानों के संबंध में दी जाने वाली कटौतियां कौन सी है, तो डिडक्शन एप्लीकेबल टू पेमेंट्स के बारे में पहले तो बात करेंगे। भुगतानों के संबंध में यानी जो भी करदाता द्वारा जो पेमेंट्स किया जाता है उसमें कौन कौन सी कटौतियां मिलती है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे इनकम के रिगार्डिंग कौन कौन सी कटौतियां हैं, किसके रिगार्डिंग,
आई के संबंध में कौन कौन सी कटौतियां दी जाती है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से आपके प्रश्न आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। देखते हैं इसको। फर्स्टली तो इसमें बात करेंगे यानी भुगतानों के संबंध में, किसके रिगार्डिंग, यानी पेमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे। यानी करदाता द्वारा जो भी पेमेंट दिया जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी डिडक्शंस मिलती है वो किस धारा के तहत मिलती है। तो यहाँ पे 1961 वाला जो अधिनियम है उसके अंतर्गत धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि 25 की जो धाराएं चेंज हो चुकी है, इनको प्रतिस्थापित किया जा चुका है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग 4 क्लासें मैं पहले बना चुका हूँ, तो उसमें डिटेल से आपको बता दिया गया है और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल चुके हैं, तो उनमें आप इनको देख लेना। ठीक है, तो धारा 80 के अंतर्गत आय में से कटौतियों के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। इन कटौतियों को निम्न दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट तो है इस साइड आपकी कौन सी आ जाएगी, सेक्शन यानी धारा आ गई, ये आपका आ गया कटौती, क्या आ गया कटौती, और ये टैक्स पेयर आ गया, कौन आ गया टैक्स पेयर, और ये कटौती की अधिकतम राशि यानी मैक्सिमम अमाउंट है, क्या है मैक्सिमम आपके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इतनी कटौती आपको मैक्सिमम मिल सकती है कि वित्तीय वर्ष में। अब देखते हैं धारा 80 के अंतर्गत, या धारा 80 यानी 1961 वाले धारा के बारे में बात कर रहे हैं। 2025 की धारा में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ उनको देखना आप, और मोस्टली जो संभावना मोस्टली रहेगी वो 2025 के ना होकर 1961 की धारा की पूछने की रहेगी। ठीक है, और इनमें जो भी धारा कोई खास चेंजिंग नहीं किया गया है, जो भी चेंजिंग किया गया है उसके बारे में बात कर लेंगे, और जो भी मेजर चेंजिंग किए गए हैं उनकी क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो धारा 80 के बारे में बात करें यहाँ पे, तो जीवन बीमा इसमें होता है आपका LIC होता है, जीवन बीमा प्रीमियम है। ठीक है, तो कौन सा जीवन बीमा प्रीमियम हो, प्रोविडेंट फंड है आपका, प्रोविडेंट फंड में अंशदान के समय कटौती है। ठीक है, ये तो आपका हेडिंग हो गया, क्या हो गया 80 के अंतर्गत। अब इसमें करदाता कौन कौन व्यक्ति शामिल होगा, इसमें इंडिविजुअल एक यानी एक व्यक्ति भी शामिल होता है, इसके अलावा इसमें हिंदू विभाजित परिवार शामिल होता है, इसके अलावा वो कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनियां इसके अंतर्गत शामिल नहीं होती है। अधिकतम जो कटौती दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए की। कितने की दी जाएगी फ्रेंड, 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे अधिकतम कटौती मिल जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार द्वारा 2024-25 का बजट पेश किया गया था, जिसमें से जो इनकम है वो 12 लाख कब तक, यानी कितनी 12 लाख तक की जो सैलरीड पर्सन है तो उनकी इनकम को फ्री कर दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल है, प्लस इसके अलावा 75,000 रुपए की अलग से और स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति की अभी वर्तमान में सैलरी से 12,75,000 रुपया जिसकी इनकम है, कितनी है 12,75,000 रुपया जिसकी इनकम है, उसको पूर्ण रूप से टैक्स देने की यहाँ पे किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है विशेष। तो यहाँ पे मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए की। इसके रिगार्डिंग जीवन बीमा प्रीमियम प्रोविडेंट फंड के संबंध कटौती है। अब 80CCC में पेंशन फंड में अंशदान के संबंध कटौती है, तो इसमें किनको मिलेगी, टैक्स पेयर केवल ओनली व्यक्ति को ही यहाँ पे छूट मिलेगी, और कितनी मिलेगी 1.5 लाख तक। फिर 80CCD केंद्रीय सरकार की पेंशन योजना में अंशदान है। अब ये छूट किसको मिलेगी, केवल व्यक्ति को मिलेगी, ना कि HUF को या अन्य किसी को। तो इसमें कितनी मिलेगी, करदाता द्वारा जमा राशि वेतन का 10% जो भी कम हो। ठीक है, तो इसमें सरकार ने अब पहले NPS 10% था, अब 14% कर दिया गया है। ठीक है, अब इसकी जगह UPS भी लागू कर दिया गया है। और नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में जमा राशि या वेतन का 10% जो भी कम हो, धारा 80 अभी 14% हो चुका है, और या 50,000 रुपये का अतिरिक्त कटौती यहाँ पे धारा 80CCD में की गई है। कितनी की गई है, 50,000 रुपये का अतिरिक्त कटौती यहाँ पे और की गई है। लेकिन अभी 12 लाख आपकी इनकम है, प्लस इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 75,000 रुपये और दिया गया है। टोटल 12,75,000 की इनकम तक आपको किसी प्रकार से टैक्स देने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं रहेगी। धारा 80CC के बारे में बात करें, धारा 80C, धारा 80CCC, धारा 80CCD में कटौतियों का योग के बारे में बात करें तो इसमें व्यक्ति करदाता होता है, जब 1.5 लाख की मैक्सिमम कटौती होगी। इसके अलावा 80CCG या सूचीबद्ध समतांशों में विनियोग किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो विनियोजित राशि का 50% या 25,000 जो भी विच एवर इज लेस देन, जो भी इनमें से कम है, इतनी यहाँ पे छूट मिलेगी। इसके अलावा 80D के बारे में बात करें तो चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में अगर कटौती है तो व्यक्ति, इसमें व्यक्ति भी शामिल होगा, HUF भी शामिल होगा, यानी व्यक्ति और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो स्वयं या तो करदाता स्वयं हो, या इसके अलावा उसका जीवन स्पाउस हो, या जीवन साथी हो, या आश्रित बच्चे 25,000 वरिष्ठ नागरिक यानी 25 आश्रित बच्चों को 25,000 की छूट दी जाएगी। कितनी की छूट दी जाएगी, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के रिगार्डिंग 25,000 छूट मिलेगी। इसके अलावा अगर वरिष्ठ नागरिक है 60+ है, ठीक है, तो वहाँ पे 50,000 रुपये की छूट यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स आगे, तो धारा 80DD के बारे में बात करें यहाँ पे तो निःशक्त आश्रितों के चिकित्सा एवं भरण पोषण पर व्यय के समूह कटौतियां हैं। इसमें निवासी व्यक्ति शामिल होगा, यानी रेजिडेंशियल व्यक्ति भारतीय व्यक्ति शामिल होगा। इसके अलावा हिंदू विभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शामिल होगा। निःशक्तता पर 75,000 रुपये स्थायी, अगर स्थायी रूप से डिसेबल्ड है तो 75,000 रुपये मिलेंगे।
75,000 की छूट मिलेगी। अगर गंभीर निःशक्त है, स्पेशल एक रूप से, अगर कुछ क्रिटिकल रूप से अगर वो डिसेबल्ड है, तो वहाँ पे 1,25,000 रुपये की यहाँ पे छूट दी जाएगी। ठीक ठीक है। नेक्स्ट है 80 DDP के बारे में बात करें। विशिष्ट बीमारी को चिकित्सा व्यय में कटौती है, तो इसमें निवासी व्यक्ति शामिल होगा, इसके एचयूएफ शामिल होगा, 40,000 रुपये होगी। इसके अलावा सभी वरिष्ठ नागरिकों यानी 60+ को जब 1,00,000 रुपये की स्पेशल छूट दी गई है। इसके अलावा 80 के बारे में बात करें तो स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के समय कटौती है, तो इसमें व्यक्ति टैक्स पेयर होगा, तो ब्याज की संपूर्ण राशि की कटौती मिल जाएगी। इसके अगर हायर एजुकेशन के लिए ऋण लिया गया है स्वयं या रिश्तेदार की उच्च शिक्षा के लिए। 80G के बारे में बात करें तो अनुमोदित पूर्णिया संस्थाओं पर यानी अनुमोदित पूर्णिया संस्थाओं एवं विशेष कोषों में नगद दान है, सभी करदाता सभी ऑल टैक्स पेयर इसमें शामिल हो जाएंगे, चाहे वो कंपनी हो, व्यक्ति हो, एचयूएफ हो। कुछ यानी कुछ दान का 100% होगा और कुछ दान का 50% होगा। इसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है। कुछ कंडीशन होती है, कुछ दान ऐसा होता है जिसको 100% छूट दी जाती है, कुछ दान ऐसा होता है जिसको यहाँ पे 50% छूट दी जाती है, जिसका आगे अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके 80GG है तो किराए के भुगतान की समय कटौती है। व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है तथा जिसे नियोक्ता से मकान किराया भत्ता नहीं मिलता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पे छूट दी गई है। तो अब इसमें कंडीशन है, एक तो देय किराया कुल सकल आय का 10% होगा, या इसके अलावा कुल आय का 25% होगा, या 5,000 रुपये प्रतिमाह जो भी कम हो। इस प्रकार से यहाँ पे ये 3 सिचुएशन डिपेंड करती है। नेक्स्ट 80GG ये है वैज्ञानिक सामाजिक एवं सांख्यिकी विज्ञान के अनुसंधान व ग्राम विकास या नगरों के गरीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कोष में दी गई जो राशि कटौती है, तो इसमें कौन सा शामिल होगा? इसमें सभी करदाता जिनकी व्यापार या पैसे से कर योग्य आय नहीं है, ठीक है, व्यापार में पैसे से कर योग्य आय नहीं है, तो सभी करदाता के अलावा सभी इसमें शामिल होंगे। दान की गई राशि का यहाँ पे कितना 100% छूट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? यानी कंडीशन यह है सभी करदाता इसमें शामिल होंगे, सिर्फ वो इनकम है बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी से हो सकती है। तो इस संबंध में जो दान किया गया है वैज्ञानिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञान सांख्यिक विज्ञान रिसर्च के रूप में, तो वहाँ पे जो दान की गई राशि है उसका 100% यहाँ पे टैक्स का लाभ मिल जाएगा, यानी 100% डिडक्शन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 80GGB के बारे में। भारतीय कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी द्वारा राजनीतिक दल को अगर कोई चंदा दिया जाता है, अंशदान दिया जाता है, तो इसमें कौन देगा अंशदान? भारतीय कंपनी देगी। दी गई राशि का 100% की जो भी राशि दी जाती है उसको 100% यहाँ पे टैक्स का रिबेट मिल जाता है। इसके अलावा 80GGC के बारे में बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा यानी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल को अंशदान या चंदा दिया जाता है, तो इसमें कंपनी में कृत्रिम व्यक्ति या स्थायी सत्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति क्या जाएगा इसमें, यानी व्यक्ति के रूप में बारे में बात करें एक तरह से सिर्फ एक व्यक्ति होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कंपनी कृत्रिम व्यक्ति या स्थायी सत्ता के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति होता है वो इसमें करदाता होगा। दी गई राशि का यहाँ पे 100% एक तरह से टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। तो उपरोक्त हो चुकी है आपकी पेमेंट्स के रिगार्डिंग, यानी आपने जो भी पेमेंट्स किया है उसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी आपको छूट दी जाती है, ठीक है, ये बात कर चुके हैं। अब रेवेन्यू के रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी अगर इनकम किसके रिगार्डिंग, इनकम के रिगार्डिंग जो डिडक्शन है, जो छूट है वो कितनी आपको मिलेगी उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ऊपर पेमेंट्स के बारे में हो चुकी है, अब बात करेंगे आय के बारे में। तो ये टेबल से हमें आपके धारा है इधर, फिर कटौतियां हैं, फिर करदाता है और कटौती की राशि मैक्सिमम कितनी है। 80 आय के बारे में बात करें तो अवसंरचना विकास उपक्रमों के जो लाभ है सभी करदाता इसमें शामिल होंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, ठीक है। तो 10 कर निर्धारण वर्षों तक 100% का लाभ मिलेगा। अगर ठीक है, यानी आपको एक तरह से रेवेन्यू हो रही है तो उस संबंध में 10 करोड़ निर्धारण वर्षों तक 100% लाभ मिलेगा। इसके अलावा 80 IAB है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकास यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो अगर जो भी कंपनियां है जो विकास करता व्यक्ति है तो उसको 10 कर निर्धारण वर्षों में 100% तक का टैक्स लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा 80 IB है, गैर अवसंरचना विकास उपक्रमों के लाभ है, तो सभी करदाता इसमें शामिल होंगे। सभी करदाता बोले तो आपको कंपनी है, कृत्रिम व्यक्ति है और आपका एचयूएफ है, ठीक है। तो 10 कर निर्धारण वर्षों तक 100% होगा। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान कार्य वाली रजिस्टर्ड कंपनी के संबंध में है, किसका, यानी वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान कार्य वाली रजिस्टर्ड कंपनी के संबंध में 10 वर्षों तक 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा 10 निर्धारण वर्षों तक 100% खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि के रिसर्च के रिगार्डिंग अगर दान किया जाता है तो इस संबंध में आपको उन कंपनियों को 10 वर्षों तक की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 80 IC है, विशेष राज्यों में स्थापित उद्यम है, यानी स्पेशल बैकवर्ड राज्य होते हैं, अगर उनमें कोई उद्यम स्थापित किया गया है तो उसमें सभी करदाता शामिल होंगे। तो कुछ परिस्थितियों में 10 वर्षों तक तो 100% छूट मिलेगी और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है 5 वर्षों तक 100% मिलेगी और अगले 5 वर्षों तक यहाँ 30% छूट रहेगी। एंड कंपनी को तो रहेगी 30% की और अन्य व्यक्ति को यहाँ पे 25% की छूट रहेगी। कितनी रहेगी? 25% की यहाँ पे छूट रहेगी। नेक्स्ट 80 JJA है, तो नए कर्मचारी नियुक्ति के संबंध में कटौतियां हैं, तो सभी ओल्ड टैक्स पेयर शामिल होंगे। अतिरिक्त कर्मचारी की लागत का 30%, कितना अतिरिक्त कर्मचारी लागत का 30% की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा सहकारी 80P है,
80P क्या है, कि सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती है। किसके संबंध में है, यानी सहकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनकी जो रेवेन्यू होती है, तो आय के संबंध में जो कौन कौन सी कटौतियां की जाएगी। इसमें करदाता कौन होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, यानी सहकारी समिति शामिल होगी। 100% कृषि विपणन बैंकिंग क्रिया से अगर आय होती है तो आपको 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा अन्य क्रियाओं से अगर आय होती है तो यहाँ पे 50,000 रुपया मैक्सिमम छूट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अब 100% छूट लेना है तो कृषि की विपणन बैंकिंग और क्रिया से आय होनी चाहिए, जब तो आपको 100% छूट मिलेगा। अगर अन्य क्रियाओं से आपको रेवेन्यू हो रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत, तो आपको 50,000 का यहाँ पे छूट मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं 80 QQB है, पुस्तकों की रॉयल्टी के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, पुस्तकों की रॉयल्टी है तो इसमें निवासी व्यष्टि लेखक आ जाएगा, और संपूर्ण आय का 3 लाख रुपया, कितना, यानी संपूर्ण आय का 3 लाख रुपया जो भी इसमें कम हो, विच एवरेज लेस देन, उसकी छूट यहाँ पे मिल जाएगी पुस्तकों की रॉयल्टी के रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनकम के अंतर्गत ये चल रहा है, ये धारा 80 RR भी है, पेटेंट से अगर कोई रेवेन्यू होती है, ठीक है, निवासी पेटेंट व्यक्ति इसमें करदाता होगा, संपूर्ण आय का 3 लाख रुपए या जो भी कम है वो छूट मिल जाएगी। अगर 80 TTA बचत खातों पर ब्याज के बारे में बात करें, इसमें आपको व्यष्टि भी शामिल होगा, हिंदू विभाजित परिवार, व्यष्टि यानी व्यक्ति इंडिविजुअल, तो व्यष्टि और अनडिवाइडेड फैमिली इसमें टैक्स पेयर होंगे, और ब्याज की राशि है 10,000 रुपये जो भी कम हो, ठीक है, कितनी, यानी 10,000 मैक्सिमम 10,000 रुपये की छूट मिलती है, और इसके अलावा 10,000, अब इसको बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है, तो या ये राशि या इनमें से जो भी कम है तो इतनी आपको बैंक ब्याज से छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 80 TTB है, बैंक एवं अन्य संस्थाओं से ब्याज की आई है, तो वरिष्ठ नागरिक इसमें शामिल होंगे 60+ वाले, ब्याज या 50,000 रुपये जो भी कम हो तो इतनी छूट मिल जाएगी। इसके अलावा 80U है, निःशक्त व्यक्तियों की अगर कोई रेवेन्यू है तो निवासी व्यक्ति इसमें शामिल होगा, संबंधित निवासी व्यक्ति हो जाएगा। निःशक्ता के संबंध में 75,000 मिलेंगे, और गंभीर अगर निःशक्ता है तो आप 1,25,000 रुपये की टैक्स डिडक्शन की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपकी टैक्स डिडक्शन की छूट है, यानी पहले तो आपने पेमेंट्स के रिगार्डिंग बात की थी, फिर आपका रेवेन्यू के रिगार्डिंग बात की है। ठीक है, इसमें डिटेल से आपका एक चैप्टर, अगर इस सारणी को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका जो एग्जाम प्रश्न आएगा और जो अमेंडमेंट किए गए उनके बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं और साथ साथ वीडियो में बात कर रहे हैं, तो आपका एक दो जो भी प्रश्न आएगा तो इस वीडियो को देखेंगे, पीडीएफ को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न एग्जाम में अच्छे आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं धारा 80G के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियां कौन कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। धारा 80G के अंतर्गत स्वीकृत कटौतियां कौन कौन सी है, जो वे दान क्या है, यानी वे दान जो बिना किसी सीमा के, क्या देर का इसमें, यानी वे डोनेशन जो बिना किसी सीमा की 100% कटौती योग्य है, ये संपूर्ण राशि कटौती योग्य है तथा इस दान के संबंध में कटौती भी 100% की दर से दी जाती है। यानी ऐसे दान दिन में किसी प्रकार से कोई बाउंडेशन नहीं है तो वहां पर 100% कटौती की अनुमति दे दी जाएगी। एंड फॉर डोनेशन एलिजिबल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट, द एंटायर अमाउंट इज डिडक्टेबल एंड द डिडक्शन इज ग्रांटेड एट द रेट ऑफ 100%। यानी ऐसे दान है वो इमरजेंसी में दान दिए जाते हैं, जिनमें सरकार द्वारा 100% छूट दे रखी है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। एक तो है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सुरक्षा कोष में अगर कोई दान दिया जाता है, इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान है, इसके अलावा प्रधानमंत्री आर्मेनिया देश है तो आर्मेनिया भूकंप राहत कोष में दान है, यानी भारत के साथ ट्रीटी हो रही है तो प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष में दान है, अफ्रीका जनता संस्थान भारत के कोष में दान है, इसके अलावा राष्ट्रीय बाल कोष में दान है, इसके अलावा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन में दान दिया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा अनुमोदित विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की निर्धारित सत्ता द्वारा अनुमोदित शिक्षण संस्थान को दान दिया जाता है तो वहाँ पे 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के भूकंप राहत कोष महाराष्ट्र में दान अगर दिया जाता है तो उसमें छूट मिलेगी। केवल गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार के द्वारा स्थापित कोष में अगर दान दिया जाता है तो वहाँ पे टैक्स में छूट मिलेगी 100%। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है जिला साक्षरता समिति को अगर दान दिया जाता है तो 100% छूट मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद अथवा प्रांतीय रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद को दान दिया जाता है तो 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा गरीबों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोष में दान है। केंद्र की जो सशस्त्र सेना बल होती है, ठीक है, तो जो पैरामिलिट्री होती है तो केंद्र की सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित विभिन्न कोषों में दान। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तूफान राहत कोष 96 या फंड बनाया हुआ है 1996 के नाम से, इसमें अगर किसी व्यक्ति द्वारा दान दिया जाता है उसको 100% छूट मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय रोग सहायता कोष में दान है। इसके अलावा किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के राहत कोष में दान किया जाता है, सीएम रिलीफ फंड में दान दिया जाता है, गवर्नर रिलीफ फंड में दान दिया जाता है तो 100% नॉन टैक्सेबल होगा। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्पोर्ट कोष में दान है, केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में दान है। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी विकास क्या है एंड तकनीकी विकास एवं प्रयोग के लिए स्थापित कोष में दान है। इसके अलावा दिन में स्वप्न आना एंड मस्तिष्क पक्षघात मंद बुद्धि
यानी बहु असमर्थताओं से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए जो स्थापित राष्ट्रीय न्यास कोष, अगर उसमें किसी व्यक्ति द्वारा दान दिया जाता है तो वहाँ पे उनको 100% की छूट यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो डोनेशन टू द सिक्योरिटी फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, और नेक्स्ट है डोनेशन टू द अफ्रीकी पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, डोनेशन टू द नेशनल चिल्ड्रंस फंड है, फिर है नेशनल फाउंडेशन फॉर काउंसिल हारमोनी है, फिर डोनेशन टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय ए प्रेस्क्राइब्ड बॉडी, और नेशनल एमिनेंस है, फिर डोनेशन टू द चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र है, डोनेशन टू ए फंड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू अर्थक्वेक विक्टिम्स इन गुजरात है, डोनेशन टू ए डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी कमेटी है, डोनेशन टू द नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिलिंग और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिलिंग है। इसके अलावा आपका फंड सेटअप बाय ये स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू द पुअर पर्सन है, डोनेशन टू द वेरियस फंड एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्मड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, डोनेशन टू द आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड 1996 है। इसके अलावा आपका नेशनल इलनेस असिस्टेंट फंड है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, और स्टेट लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड है। इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल कल्चरल फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन है, और इसके अलावा डोनेशन टू नेशनल ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, सेरेब्रल palsy, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज है। ठीक है, 100% के बारे में बात, जो 100% दान है शुक्र कटौती है उनके बारे में बात कर चुके। अब यहाँ पे 50% के बारे में बात करेंगे, यानी ऐसे दान जिनमें 50% छूट मिलती है। वे दान जो बिना किसी सीमा के 50% कटौती योग्य है कि संपूर्ण राशि कटौती योग्य है, परंतु इस दान के संबंध में कटौती 50% की दर से दी जाती है। कितनी दी जाती है? आधी, यानी 50% की दी जाएगी। एक तो है जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में अगर वो दान दिया जाता है 50% छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में अगर दान देते हैं 50% छूट मिलेगा। गांधी स्मारक इंदिरा गांधी क्या है, इंदिरा गांधी स्मारक प्रन्यास में दान दिया जाता है तो 50% छूट मिलेगी। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन में दान दिया जाता है तो वहाँ पे आपको 50% की छूट यहाँ पे दी जाएगी। किसको? करदाता को। नेक्स्ट है वे दान जो निर्धारित सीमा की 100% कटौती योग्य है, निम्न है। अब इसमें क्या बता रखा है कि वे दान जो निर्धारित सीमा के 100% कटौती योग्य है, निम्न है। कौन कौन से हैं? इसमें एक तो परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार स्थानीय सत्ता संघ अथवा संस्था को दिए गए दान है। इसके अलावा कंपनी द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ अथवा धारा 1023 में अधिसूचित संस्था या संघ को दान है। वे दान, ठीक है, तो ये एक तरह से 100%, एक तरह से नॉन टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके अलावा वे दान जो निर्धारित सीमा से 50% कटौती योग्य है, निम्न है। और 50% वाले कटौती वाले दान कौन कौन से वो देखते हैं। भारत में स्थापित पुण्याद उद्देश्यों वाले किसी फंड या संस्था को दिए गए दान है तो 50% छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकार या किसी स्थानीय सत्ता को पुण्याद उद्देश्य के लिए दान दिया गया 50% छूट मिलेगी। धारा 10-20 में उल्लिखित किसी सत्ता को दिए गए दान, धारा 10-26 बीबी सारणी में देखना है, धारा 2 भी बता रखी है। तो धारा 10 मैंने ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में देखना, वीडियो मिल जाएगा आपको सेक्शन के रिगार्डिंग। धारा 10-26 बीबी में वर्णित किसी निगम को दान दिया जाता है। इसके अलावा सरकारी बजट में घोषित, ये इंपॉर्टेंट आपका, किसमें? सरकारी बजट में। किसमें? सरकारी बजट में घोषित ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व है, क्या है? हिस्टोरिकल एवं जो भी आपका कलात्मक महत्व होता है, कलात्मक महत्व की अथवा किसी राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल संबंधी भवनों की मरम्मत के लिए जो दान दिए जाते हैं वहां पर यहाँ पे 50% की छूट मिलती है। कितनी मिलती है? 50% छूट यहाँ पे मिलती है। यानी इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो डोनेशन मेड टू एनी फंड और इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पजेज, डोनेशन मेड टू द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी फॉर चैरिटेबल पर्पज, डोनेशन मेड टू एनी अथॉरिटी रेफर्ड टू ये सेक्शन 10 क्लॉज 20A, donation made to any corporation described in section 10 clause 26 BB. Next है donation made for the repair of buildings of historical or artistic importance or public places of worship renoved within a state as announced in the government budget. तो निर्धारित सीमा से आज से निम्नलिखित में से जो राशि कम है वह होगी। कौन कौन सी होगी? तीसरे और चौथे वर्ग की दान की राशि है। इसके अलावा समाजिक सकल आय का यहाँ 10% है। समाजिक सकल आय के बारे में बात करें, सकल कुल आय दीर्घकालीन पूंजी लाभ की धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालीन लाभ इसमें से माइनस कर देंगे। धारा 80G के अतिरिक्त धारा 80 की समस्त कटौती है इसमें माइनस हो जाएगी। द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ रेफर्स टू द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डोनेशन फेलिंग अंडर कैटेगरी 3rd and 4th, 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रोस टोटल है, इसका सूत्र है इनकम का ग्रोस टोटल इनकम
फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, सेक्शन 111111 ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अदर देन सेक्शन 80G। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ये कटौतियाँ मिल जाएगी। तो एक समस्त कटौतियों को जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट कटौतियाँ हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, यानी सकल आय क्या होती है और जो कुछ सकल कटौतियाँ हैं यानी आय के रिगार्डिंग और पेमेंट के रिगार्डिंग जो कटौतियाँ हैं 80G में, ऐसे कौन से कटौतियाँ हैं जिनमें 100% छूट मिलती है, ऐसी कौन सी कटौतियाँ हैं जिनमें 50% छूट मिलती है। ठीक है, एक्सेट्रा के बारे में डिटेल से भी बात कर चुके हैं। और आपको अगर किसी प्रकार से क्वेरीज हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।